तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ना होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से, बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाए। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन, हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क, कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश, और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं, वहां इलाज करा के लौटते हैं, तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने, उन्होंने किया क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया, तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है, उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या? हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। अगर आप पैसा खर्च करें और उसमें से कोई उत्पादन हो, उस उत्पादन में से मुनाफा आए, उस मुनाफे से देश का भला हो, तो समझ में आता है कि आप करिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपया तो ऐसा बर्बाद होता है हर साल जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और आपको मालूम है टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है इस देश का? भारत सरकार का एक साल का टोटल टैक्स कलेक्शन है 1.25 लाख करोड़ का, तो आधा टैक्स तो बर्बाद हो जाता है बिना किसी उसके। और आधा कहां जाता है यह भी आप पूछ लीजिए मुझसे, कि जो टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का, उसका आधा पैसा तो ऐसे डूबता है कि जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और बचा हुआ आधा कहां डूबता है? बचा हुआ आधा डूब जाता है विदेशी जो कर्ज रखा है उसका ब्याज चुकाने में। हर साल भारत सरकार कर्जे का ब्याज चुकाती है 70,000 करोड़ रुपया, तो 70,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में डूबता है, और 65,000 करोड़ रुपया ऐसा डूबता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता, माने 1,15,000 करोड़ रुपए। और इतना ही लगभग टैक्स का कलेक्शन है। तो जितना टैक्स कलेक्शन है वो डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को। तो ऐसे टैक्स को देने की जरूरत क्या है जो बर्बाद हो जाए? और मैं आपको तभी एक दूसरी बात बताता हूं। बहुत लोग मुझको कहते हैं जब अधिकारी मिलते हैं कि राजीव भाई इस देश में टैक्स की चोरी होती है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि तुम कुपात्र हो, टैक्स लेने के लायक नहीं। तो एक अधिकारी मुझे मिला था एक बार, इनकम टैक्स का कमिश्नर, कहने लगा राजीव भाई आप क्या उल्टी बात कहते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो कहने लगा आप जो बात कह रहे हैं उसको किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं? मैंने कहा मैं दे सकता हूं उदाहरण। मैंने हिंदुस्तान के ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका एक दिन का दान लाखों रुपए का है। एक दिन में लाखों रुपए दान करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं। मेरे व्यक्तिगत संबंध, हमारे कई दोस्तों के माध्यम से उनके संबंध, जो प्रतिदिन लाखों रुपए दान करते हैं, कुआं बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, गांव की पाठशाला चलाने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए देते रहते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो सरकार को टैक्स नहीं देते। क्यों? जो व्यापारी प्रतिदिन लाखों रुपए दान करता है, वही व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको सरकार पर भरोसा नहीं है कि उसके दिए गए टैक्स को सरकार सही काम में लाएगी। इसलिए वो लाखों का दान करता है। जहां दान कर रहा है वहां उसको भरोसा है कि उसके दिए गए पैसे से तालाब ही बनेगा, कुआं ही बनेगा, गांव का स्कूल ही चलेगा। लेकिन वही पैसा वो सरकार को नहीं देता, और इसी को आप कहते हैं टैक्स की चोरी। मैं कहता हूं वो भारतीय धर्म का पालन कर रहा, वो टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। भारतीय धर्म क्या है?
कुपात्र को दिया गया दान पाप लगाता और सुपात्र को बिना मांगे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में तो ये ठीक ही है। तो कहने लगा वो इनकम टैक्स का ऑफिसर कि फिर आपको क्या लगता है? मैंने कहा देखिए कमिश्नर साहब, एक बात है बिल्कुल सीधी सपाट, इसको आप गले के नीचे उतार लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा तब तक इस देश में काला धन चलता रहेगा। ये आप हैं जिन्होंने धन को काला और सफेद बनाया है। धन धन होता है, वो काला और सफेद नहीं होता। मनी मनी होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आपने एक बेवकूफी का कानून बना के कुछ धन को सफेद कह दिया, बाकी को काला कह दिया। धन धन होता है, मनी मनी होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। तो जिस कानून के तहत आपने किसी धन को काला धन कहा है, जिस दिन ये कानून वापस ले लेंगे उस दिन सारा धन सफेद ही सफेद हो जाएगा। तो वो इनकम टैक्स का ऑफिसर कहने लगा तब सरकार कैसे चलेगी? मैंने कहा ज्यादा अच्छी चलेगी। मैंने उस ऑफिसर से पूछा कि आप पूरी ताकत लगा के कितना टैक्स वसूलते हैं एक साल? तो कहने लगे कि हमारे 32,000 ऑफिसर हैं पूरे देश में, रात दिन डंडा लगाते रहते हैं, तब कितना टैक्स वसूल पाते हैं? 1.25 लाख करोड़ का। तो मैंने कहा 1.25 लाख करोड़ का आप टैक्स वसूलते हैं, आपको मालूम है ब्लैक मनी कितना है इस देश में? तो उसी ने कहा कि हर साल कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो मैंने कहा 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है, तो वो ब्लैक मनी वसूलने के लिए आप 1.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ वसूल पाते हैं। खर्चा कितना है आपका डिपार्टमेंट का? 1.25 लाख करोड़ रुपया वसूल करने के लिए आप खर्चा कितना करते? सरकार कितना खर्चा करती? तो कहने लगा खर्चा भी काफी ज्यादा है। मैंने कहा बता दीजिए कितना ज्यादा? कि वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता। मैंने कहा मुझे मालूम है जो तुम बताना नहीं चाहते। सच्चाई यह है कि सरकार जितना टैक्स वसूलने के लिए खर्च करती है वो बहुत ज्यादा है। तो कहने लगे फिर आपका क्या मानना है? मैंने कहा देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपया व्हाइट मनी में जनरेट होगा। 1.25 लाख करोड़ आप इकट्ठा करते हैं जिसको आप व्हाइट मनी कहते हैं, बाकी 2.5-3 लाख करोड़ रुपया आप ब्लैक मनी कह देते हैं। जब इनकम टैक्स का कानून ही नहीं रहेगा तो 4.5 लाख करोड़ का व्हाइट मनी ही हो जाएगा। और जिस आदमी के पास पैसा है घर में वो क्या तिजोरी में बंद रखेगा? कभी कल्पना करिए कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया आपके घर में है, तो बंद करके रखेंगे आप? अगर आपको मालूम है कि कहीं कोई डरने की बात नहीं है, कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है, कानून नहीं है, तो आप 1 करोड़ रुपया वापस लाएंगे बाजार में, कोई कारखाना खोलेंगे, कोई धंधा चलाएंगे, कोई ना कोई उत्पादन का काम करेंगे, तो वो 1 करोड़ रुपया घर में से निकल के मार्केट में आएगा। माने फ्लोटेशन हो जाएंगे। माने मनी जो है फ्लोटिंग जब होता है तो इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन नहीं आता, तो ये रिसेशन दूर हो जाएगा। कहने लगे बात तो आपकी समझ में आती है। मैंने कहा फिर इसमें करने में क्या दिक्कत है? तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? मैंने कहा हल चलाओ गांव में जाके। तुमको मालूम नहीं है कि हल कैसे चलाया जाता है, तुम तागड़ धिन्ना करते हो लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे पर, और तुम गांव में जाकर हल चलाना शुरू कर दो। धरती माता इतना देती है कि तुम भूखे नहीं मरोगे। और मैं इस मान्यता का हूं जो आपको बता दूं कि जब तक हिंदुस्तान में यह टैक्सेशन का सिस्टम खत्म नहीं होगा अंग्रेजों का बनाया हुआ, तब तक इस देश में तरक्की नहीं होने वाली। हमको गंभीरता से यह बात सोचनी चाहिए और गंभीरता से यह बात उठानी चाहिए बिना डरे हुए कि जिस सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं उस सरकार ने कुपात्रता इतनी सिद्ध की है कि इसको 1 पैसे का भी टैक्स देना पाप है। तो मैं तो पब्लिकली कह रहा हूं कि इस सरकार को टैक्स देना बंद करिए, क्योंकि कुपात्रों को पैसा नहीं दिया जाता। और जब आप टैक्स देना बंद कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और आप पूछेंगे कि राजीव भाई ऐसा कभी हुआ है? ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। आपको मैं एक नाम बताऊं, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो बारडोली सत्याग्रह किया था गुजरात में, वो क्या था? गांव के किसानों से रेवेन्यू देना बंद करवा दिया था उन्होंने, अंग्रेजी सरकार का। और गांव के किसानों को उन्होंने वही अपील की थी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अंग्रेजी सरकार इतनी कुपात्र है कि इसको टैक्स देना बंद करो। और लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। हिल गई थी पूरी अंग्रेज सरकार उस बारडोली सत्याग्रह से। ऐसे ही सत्याग्रह आपको फिर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से जिनको आप अपनी सरकारें मानते हैं ये आपकी नहीं है, ये अंग्रेजियत की सरकारें हैं। ये अंग्रेजियत के कानून चलाने वाली सरकारें हैं। शरीर से दिखने में ये हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है। और चूंकि ये आत्मा अंग्रेजों वाली है इसलिए अंग्रेजियत की व्यवस्था को ये ढो रहे हैं। तभी मेरे मन में ये गुस्सा आता है कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाए हमको बर्बाद करने के लिए वो क्यों चल रहे हैं।
ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी। बिना इस व्यवस्था को बदले आपको न्याय नहीं मिलने वाला। ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दूं कि ये अंग्रेजियत की व्यवस्था कितना अत्याचार करती है। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया था 1860 में, और वो 1861 में लागू हुआ। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने क्यों बनाया? ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि आपको शायद याद होगा 1857 में इस देश में क्रांति हुई थी। कैसे हुई थी क्रांति? मंगल पांडे नाम का एक नौजवान था, बैरकपुर की छावनी में नौकरी करता था, पुलिस में नौकरी करता था। अंग्रेजों की पुलिस में एक भारतीय नौजवान नौकरी करता था। एक दिन उस नौजवान को पता चला कि अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते हुए उसको जो बंदूक चलाने के लिए कारतूस दिए जाते हैं उनमें गाय की चर्बी लगी होती है। तो गाय की जो चर्बी लगी होती है, उस गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता। तो उसको लगा कि ये गाय की चर्बी के कारतूस अगर मैं मुंह से खोलूं तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं, और उसने बगावत की। क्या बगावत की? मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसको गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूस देता था मुंह से खोलने के लिए। जैसे ही मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की गोली से अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मारा, वैसे ही पूरी आर्मी में बगावत हो गई। गांव गांव गली गली में नौजवानों के संगठन शुरू हो गए। पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई क्रांति की। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। जब अंग्रेजी सरकार परेशान हुई तो अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंगें हुई। अंग्रेजी सरकार के पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। और बहस किस बात पर हुई कि अगर पुलिस ने बगावत की तो अंग्रेज हिंदुस्तान में एक दिन नहीं रह पाएंगे। आर्मी ने अगर बगावत कर दी तो अंग्रेज एक दिन भी नहीं रह पाएंगे इस देश में। तो कुछ करो, इस बगावत को रोको। तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जो बगावत की थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह बनाया गया 1860 में, यह लागू हुआ 1861 में। इस कानून में अंग्रेजों ने किया क्या कि जिस मंगल पांडे ने बंदूक चलाई और बंदूक चलाकर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली मारी, तो इस कानून के तहत अंग्रेजों की सरकार ने फैसला किया कि हर हिंदुस्तानी नौजवान के हाथ में जो बंदूक दी गई है वो छीन ली जाए, नहीं तो पता नहीं वो दूसरे नौजवान वही बंदूक का इस्तेमाल करके अंग्रेजी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देंगे। तो सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे, उनके हाथों से बंदूकें छीन ली गई। कानून कौन सा था? 1860 का। और बंदूकें छीनकर क्या किया गया? उनके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया गया। बेचारे आज भी मेरे पुलिस के भाई वही डंडा लिए हुए खट 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 घूमते रहे। और ये हंसने की बात नहीं है, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस के सिपाही के भाइयों के हाथ में ये डंडा क्यों है?